नमस्कार। आज हम राजस्थान के भूगोल के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं और इसके सबसे जरूरी अध्याय राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का एक पूरा विश्लेषण करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है कि कैसे इस भूमि ने अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने लोगों को गढ़ा है। और हाँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एक तरह से नींव का पत्थर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। भाई, एक ही राज्य में इतनी जबरदस्त वैरायटी कैसे हो सकती है? इस सेशन के आखिर तक आपको न सिर्फ इस सवाल का जवाब मिलेगा, बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि ये सारी अलग अलग चीजें एक खूबसूरत पजल की तरह एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस पजल को मिलके सुलझाते हैं। तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं इस नक्शे से। ये है राजस्थान के 4 अलग अलग चेहरे। पश्चिम में देखिए, ये सुनहरा रेगिस्तान। बीच में एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ी है हमारी प्राचीन अरावली। पूर्व में नदियों से बने ये हरे भरे उपजाऊ मैदान हैं और दक्षिण पूर्व में लावा से बना हुआ पठार। आज हम इन्हीं 4 प्रदेशों की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हमारा आज का सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई राजस्थान बना कैसे, फिर एक एक करके इसके चारों हिस्सों को गहराई से जानेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी सवालों से अपनी तैयारी को पक्का करेंगे। तो राजस्थान आज जैसा दिखता है, उसे समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त में जब ये जमीन अपना आकार ले रही थी। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर आज की तरह अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। नहीं, बल्कि एक ही बहुत बड़ा भूभाग था जिसे वैज्ञानिक कहते थे पैंजिया। फिर ये टूटा और इसके 2 बड़े हिस्से बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हमारे राजस्थान की पूरी कहानी इन्हीं 2 जमीनों और उनके बीच फैले टेथिस सागर से जुड़ी हुई है। और उन 2 बड़े भूभागों के बीच में क्या था? टेथिस सागर। ये नाम, इसे तो बस याद रखिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज खोलता है। आज जहां हम थार का रेगिस्तान देखते हैं ना, वहां कभी ये विशाल समुद्र लहराता था। ये फैक्ट एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ये टाइमलाइन एक तरह से राजस्थान का बर्थ सर्टिफिकेट है। देखिए, सबसे पहले दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली का जन्म हुआ। फिर ज्वालामुखी फटे और दक्षिण पूर्वी पठार बना। उसके बाद नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से पूर्वी मैदानों को बनाया। और सबसे आखिर में सबसे यंग हमारा थार का मरुस्थल बना। तो क्या याद रखना है? सबसे बुजुर्ग अरावली और सबसे जवान मरुस्थल। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सच कहूं तो ये इस पूरे टॉपिक की मास्टर की है। एक नजर में सब कुछ साफ। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन? पश्चिमी मरुस्थल, 61% से भी ज्यादा। लेकिन आबादी का क्या? 40% आबादी मरुस्थल में रहती है, तो लगभग उतनी ही 39% पूर्वी मैदानों में। और मिट्टी और जलवायु में तो जमीन आसमान का फर्क है। हम इन सब पर डिटेल में बात करेंगे, पर यह टेबल आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाती है। चलिए, अब राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी हिस्से में चलते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम और आप थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। जैसा हमने अभी बात की, ये थार का मरुस्थल कभी टेथिस सागर हुआ करता था। आज ये राज्य का 61% से भी ज्यादा हिस्सा है और यहाँ 40% आबादी रहती है। एक और जरूरी बात, इसकी ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इसी वजह से यहाँ की नदियां, जैसे कि लूनी, एक खास दिशा में बहती हैं। अब ये जो इतना बड़ा मरुस्थल है ना, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है बारिश। एक जादुई लाइन है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो इसे 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ है एकदम सूखा शुष्क मरुस्थल और दूसरी तरफ थोड़ा कम सूखा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुष्क मरुस्थल में भी 2 तरह के इलाके हैं। एक जहां हवा रेत के बड़े बड़े टीले बना देती है, और दूसरा जहां पथरीला रेगिस्तान है, जिसे हम मादा कहते हैं। दूसरी तरफ जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है, जहां लूनी और घग्गर जैसी नदियां बहती हैं। रेगिस्तान की असली पहचान तो रेत के टीलों से ही है, जिन्हें हम कहते हैं बालू का स्तूप। ये बस रेत के ढेर नहीं हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग आकार हैं, और यही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए कुछ सबसे जरूरी टाइप के टीलों को देखते हैं। यहाँ देखिए, इन रेत के टीलों की अलग अलग शक्लें। सबसे फेमस है बरखान, जो बिल्कुल आधे चांद जैसा दिखता है। ये इतने ज्यादा चलते फिरते हैं कि इन्हें मरुस्थल का चलता फिरता दानव भी कह सकते हैं, जो रातों रात पूरे रास्ते को ढक देते हैं। फिर आते हैं अनुप्रस्थ टीले, जो हवा के समकोण पर बनते हैं, और अनुदैर्ध्य, जो हवा की दिशा में ही लंबी लाइनों में बन जाते हैं। इनका आकार और हवा से क्या रिश्ता है, ये समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो रेगिस्तान से निकलकर अब हम आते हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में।
ये सिर्फ पहाड़ नहीं है दोस्तों, ये तो हमारी धरती के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक। इसका जन्म हुआ था धरती के शुरुआती दिनों में, प्री कैम्ब्रियन काल में। उस जमाने में ये हिमालय से भी ऊंची एक विशाल वलित पर्वतमाला थी, लेकिन करोड़ों सालों से हवा और पानी ने इसे घिस दिया है और आज ये एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में हमारे सामने है। इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर्स और इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 80% यानी 550 किलोमीटर्स हमारे राजस्थान में है। अब स्क्रीन पर जो नंबर है इसे तो बस दिमाग में छाप लीजिए, 1722 मीटर। जी हाँ, 1722 मीटर। ये है राजस्थान के सिर का ताज। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की हाइट कहाँ पर है? ये माउंट आबू में। और यकीन मानिए, शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें ये सवाल घूम फिर कर ना आया हो। एक बात और, अरावली हर जगह एक जैसी नहीं है। दक्षिण की तरफ सिरोही और उदयपुर के पास ये सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर अजमेर के पास आते हैं ये थोड़ी पतली और नीची हो जाती है। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो 1 मिनट रुककर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सारे अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। आपका साथ ही हमें ऐसी जानकारी लाने की हिम्मत देता है। चलिए अब राजस्थान के अन्न के कटोरे में चलते हैं, हमारा तीसरा और सबसे उपजाऊ इलाका पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये इलाका जमीन तो सिर्फ 23% ही घिरता है, लेकिन राजस्थान की लगभग 40% आबादी यहीं रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ है नदियों की लाई हुई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। यही मिट्टी इसे राज्य का सबसे हरा भरा और खेती के लिए सबसे बढ़िया इलाका बनाती है। इस उपजाऊ मैदान को बनाने का श्रेय जाता है 3 बड़ी नदी घाटियों को। हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा है चंबल बेसिन जो अपने बीहड़ों के लिए जाना जाता है, और तीसरा है दक्षिण में माही बेसिन जिसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं। जब भी चंबल बेसिन की बात होती है एक शब्द जरूर याद रखना चाहिए, उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी। होता क्या है कि चंबल नदी का बहाव इतना तेज है कि वो मिट्टी को काटकर गहरी घाटियां और ऊबड़ खाबड़ जमीन बना देती है। इसी को हम बीहड़ कहते हैं और ये पूरा इलाका डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जब हम दक्षिण में माही बेसिन की तरफ जाते हैं तो वहां हमें मिलता है छप्पन का मैदान। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का एक समूह है। ये माही नदी से सिंचा हुआ एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। और अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ, जिसे हम सब प्यार से हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये पूरा इलाका ज्वालामुखी की देन है। जी हाँ, करोड़ों साल पहले यहाँ जो लावा बहा और जमा, उसी से ये पठार बना और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी काली है, जो कि कपास की खेती के लिए एक वरदान की तरह है। ये राज्य का लगभग 7% हिस्सा है और यहाँ 11% आबादी रहती है। हाड़ौती के पठार को भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है विंध्यन कगार भूमि जो बलुआ पत्थर के चट्टानों से बनी है, और दूसरी तरफ है दक्कन लावा पठार जो सीधा सीधा ज्वालामुखी के लावा से बना एक कठोर और पथरीला इलाका है। तो हमने राजस्थान के चारों कोनों की एक शानदार सैर कर ली है। अब समय है ये देखने का कि इस यात्रा से हमने कितना सीखा। तो चलिए कुछ वैसे सवाल देखते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सवाल सीधा एक पिछले एग्जाम से उठाया गया है। सवाल है राजस्थान को बांटने वाली मुख्य वर्षा विभाजन रेखा के बारे में। ऑप्शंस पर ध्यान दीजिएगा, वो मिलीमीटर में दिए गए हैं। सही जवाब है 500 मिलीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। 50 सेंटीमीटर की लाइन पूरे राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटती है, जबकि 25 सेंटीमीटर की लाइन सिर्फ मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। सवाल ने राजस्थान की मुख्य विभाजन रेखा पूछी थी, इसलिए 50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? ध्यान दीजिएगा, सवाल में राजस्थान की लंबाई नहीं बल्कि कुल लंबाई पूछी गई है। सही जवाब है 692 किलोमीटर। यहाँ बहुत से लोग जल्दी में 550 किलोमीटर पर टिक लगा देते हैं, पर वो तो सिर्फ राजस्थान में इसकी लंबाई है। इसकी कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। एक और सवाल, छप्पन का मैदान किस नदी से जुड़ा हुआ है? याद कीजिए, हमने अभी अभी इस पर बात की थी। बिल्कुल सही, इसका सीधा संबंध माही नदी से है। ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का उपजाऊ मैदान है। चलिए जाने से पहले एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं। सबसे पुराना अरावली, सबसे नया मरुस्थल, सबसे बड़ा इलाका मरुस्थल, सबसे ज्यादा आबादी पूर्वी मैदान, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, काली मिट्टी कहाँ है? हाड़ौती में, और बीहड़
वो है चंबल की देन। इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, एग्जाम से ठीक पहले ये बहुत काम आएगा। तो आज हमने देखा कि राजस्थान का भूगोल सिर्फ चट्टानों और नदियों के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो इस प्रदेश की आत्मा को समझने की एक चाबी है। ये हमें बताता है कि यहाँ के लोग इतने हिम्मत वाले और रंगीले क्यों हैं। खैर, ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आप अगला कौन सा रहस्य सुलझाना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।